हेलो स्टूडेंट्स, मानक अध्ययन क्लासेज में आपका स्वागत है। और मेरा नाम शंकर है और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ। और आज हम लोग देखने वाले हैं जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट विकल्पीय क्वेश्चन है आज हम लोग इनको देख लेते हैं। एग्जाम के एग्जाम के लिए जो भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये सब और इन्हीं पर ही एकदम सेम क्वेश्चन आएगा। हो सकता है बस अंक बदल जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ 10 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। निम्नलिखित रूप का होता है यानी कि सबसे पहली बात ये कि जो पूर्णांक, आप जानते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक का मतलब यानी जीरो से इधर वाली संख्या को, राइट वाली संख्या को बोलते हैं पॉजिटिव नंबर से, यानी 1 2 3 इधर और -1 लेफ्ट साइड में -3। इन सब संख्याओं को मिलाकर यानी जीरो और पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स को आपस में मिला दिया जाए तो उन्हें बोलते हैं हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है ना। तो बोल रहा है कि कोई मतलब किसी भी पूर्णांक के लिए, कोई भी पूर्णांक हो, क्या हो, कोई भी पूर्णांक हो, उसके लिए बोला है कि किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक कैसा होगा। ये बात बोल रहा है कि भाई हम यदि पूर्णांक m ले लेते, इसी में मतलब बोला है कि m मान लीजिए, इन सबको क्या मान लीजिए, m मान लीजिए। और बोला है कि यदि हम इसमें से हम उस पूर्णांक को छांटना चाहें जो सम पूर्णांक हो। ठीक है, तो सम पूर्णांक का मतलब, सम का मतलब जानते हैं सम संख्या क्या होती है। सम संख्या का मतलब वो संख्या होती है जो दो से क्या हो जाए, पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सम संख्या बोलते हैं। और यहाँ वो बात कर रहा है कि सम पूर्णांक यानी कि सम पूर्णांक बताओ किस रूप का होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो सम पूर्णांक का मतलब यदि इस संख्या में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं, यदि इस m में यदि ये m है, जो इस m में यदि हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो m के स्थान पर कोई भी संख्या ले ले हम, वो 2 का, उसमें 2 का यदि गुणा कर देते हैं तो वो संख्या क्या बन जाएगी, सम संख्या बन जाएगी, है ना। यदि m क्या है, पूर्णांक है, तो m के साथ 2 का गुणा कर रहे हैं तो यानी जो बनने वाली संख्या क्या होगी, सम पूर्णांक होगी। क्या होगी, सम पूर्णांक होगी। इसका मतलब कि चाहे m का देख लीजिए एक ठो एग्जांपल, यदि m की वैल्यू यदि हम लोग रखें 1 रखें, ठीक है, या 3 रखें, 3 क्या है, हमारी विषम संख्या है। लेकिन यदि m की वैल्यू 3 रख दिए तो 2 गुणे m का वैल्यू 3, 2 3 6। अब 6 बताइए, 6 एक सम संख्या है कि नहीं है। तो 6 एक सम संख्या है, इसलिए हमारा ये मतलब कोई भी ऐसी सम पूर्णांक वो 2m के रूप का ही होगा। ठीक है, यानी कोई भी सम पूर्णांक क्या होगा, 2m के ही रूप का होगा। इसका मतलब हमारा इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए तो है या नहीं है, बी नहीं है, सी वाला ऑप्शन क्या है हमारा सही है। ठीक है, बात समझ में आया, यानी कि इसमें से हमारा सी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, देखिए बहुत ही ध्यान से है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। और यदि आप बने रहते हैं हमारे साथ तो मैं आपको प्रत्येक चैप्टरों का बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे और इस साल के जो 20 क्वेश्चन बनेंगे बहुविकल्पीय में, और जो कि पूरा का पूरा इसमें मिलता जुलता एकदम रहेगा 100%। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान क्या होगा, बताइए। बोल रहा है कि 65 और 117 के यदि एचसीएफ हम निकालें, 65 और 117 के यदि एचसीएफ निकालें तो वो इस रूप में हमने लिख दिया, उसे इस रूप में लिख दिया। तो इसका मतलब जो एचसीएफ होगा इसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालना जानते हैं कि नहीं, बताइए जल्दी से भाई। एचसीएफ निकालने के लिए जो चैप्टर 1 था संख्या पद्धति, उसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करते थे। यहाँ पर लेकिन बोला नहीं है ऐसा कुछ, हम लोग मतलब किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी विधि का यहाँ पर यूज कर लेते, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक, तो 65 और 117 के यदि हम लोग देखेंगे एचसीएफ निकालना चाहेंगे तो 117 क्या बड़ी संख्या है तो 117 को आगे रखेंगे। ठीक है, और फिर इसमें क्या करेंगे, 65 का भाग देंगे, 65 का भाग देंगे तो 65 का देखिए एक बार में ही जाएगा, भाग देंगे तो, ठीक है ना। और फिर प्लस 65 एकम 65,
फिर 117 में से 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए जल्दी से। यूं यूं करके दिखाएंगे, बताइए जल्दी से। यहां से बचेगा 2, यहां से बचेगा 5, इसका मतलब 52 आ गया। क्या आ गया? 52 आ गया। यानी कि 117 में 65 का भागा दिए तो भागफल कितना आया? 1 आया। और शेषफल कितना आया? 52। अब इस चीज को क्या कर लेते हैं? भाज्य मान लेते हैं, इसे भाजक मान लेते हैं। फिर 65 और 52 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर अब यहाँ पे भी क्या करेंगे भाई? एक ही बार ले जाएंगे, ये तो ऐसे ही घट जाएगा। 5 में से 2 गया तो 3 बचा, और 6 में से 5 गया तो 1 बचा, आ गया 13। ठीक, अब क्या करेंगे? 52 और 13 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा? 13 चौका 52, ये तो कट गया भाई यहाँ पर। अब जो यहाँ पर कट जाता है शेषफल 0 आ जाता है, तो जो यहाँ पर हमारा भाजक होता है भैया, जो भाजक होता है वही हमारा HCF हो जाता है। क्या हो जाता है? HCF। यहाँ कितना है बताइए जल्दी से? 13 आ गया ना। अब बोला है कि भाई ये जो HCF आप निकाले 117 और 65 को हमने इसे इस रूप में लिखा है। कौन से रूप में लिखा है? 65m माइनस 117। तो इसका मतलब ये भी भाई HCF ही है। हमने भी क्या निकाल के रखा? HCF ही निकाल के रखा। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर ही होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम लोग यहाँ पर बराबर कर लेते हैं थोड़ा सा। 65m माइनस 117 बराबर 13, बराबर 13। अब क्या करते हैं? इस चीज को उस साइड में भगा देते हैं। 65m और इसे उस साइड में भागाएंगे तो देखो इस साइड में तलवार, उस साइड में जाएगा तो डबल तलवार हो जाएगा इसके पास, यानी प्लस वाली संख्या होगी। ठीक है, अब क्या करेगा ये? 65m 13 और इसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7 3 10 के 0 1 1 2 1 3 और 1। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे? 65 को उधर भेज देंगे। यहाँ पर क्या है? गुणे में उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागे में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भागे में चाहे बटे में। ठीक है, अब देखिए कितने बार जाएगा? 2 बार में ले जाते हैं। 65 एक कम 65, 65 दूनी 130। भाई देखिए 65 का पहाड़ा याद नहीं है, लेकिन भाई छोटा सा था इसलिए हम लोग कर दिए इसे। तो m का मान कितना आया जल्दी से बताइए? m का मान आ गया 2। बताइए अब आपको विकल्प में कहीं 2 दिख रहा है? हाँ यहाँ तो दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन क्या है? 2 है। ठीक है, तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। ठीक, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बताइए जल्दी से। आप यदि आपको आ रहा है तो कमेंट कीजिए जल्दी से करके, तब तक हम इधर मिटा रहे हैं आराम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताइए, भाई उसके आगे भी पढ़ने दीजिए, जिससे 70 है, क्या है? 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। बोला है कि 70 और 125 का वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो विभाजित करें तो शेषफल 5 और 8 आना चाहिए। देखिए 5 किसका आना चाहिए? यानी 70 में उस संख्या का भाग दें तो शेषफल 5 आना चाहिए, और 125 में भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 8 आना चाहिए। ठीक है, ये बोला है क्रमशः मतलब जो आगे रहेगा उसके आगे वाला। ठीक है, 70 में भाग दें तो 5 आना चाहिए, 125 में भाग दें तो 8 आना चाहिए। ठीक है, तो वह सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है? क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या बोल दिया तो HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो जब HCF निकालेंगे तो देखिए बोल रहा है कि शेषफल 5 और 8 बचना चाहिए। बहुत इजी है, बस तुरंत यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। 70 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा? 65, और यहाँ पर 125 माइनस 8 कर लेते हैं तो आ जाएगा 15 में से 8 गया तो बचा 7, यहाँ बच गया 1, 117 आ गया। कितना आ गया? 117 आ गया। अब 65 और 117 का अभी निकाले थे हम लोग HCF, कितना आया था बताइए जल्दी से? 13 आया था। क्या आया था? 65 और 117 का HCF कितना आया था? HCF 13 आया था अभी का भी। ठीक है, अभी का भी। तो इसका मतलब 65 और 117 का HCF 13 आया। तो भाई अब जो बोला है HCF जो निकाले हैं आप 70 में और 125 में भाग दें तो बताइए आएगा शेषफल 5, 13 5 65 आ गया 5, तो भाई सही हो गया। अब देख लेते हैं 117 नहीं क्या है? 125 है, 125 है, भाग लेते हैं इसमें। अब 13 नवा 117, 13 नवा 117, क्या बचेगा? 8 बचेगा। 15 में से 7 गया तो आज ये भी क्या हो गया? सही हो गया। इसका मतलब कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ? ए वाला। कौन सा? ए वाला। जब ए वाला हो गया तो आप बाकी क्यों छोड़। ठीक है, समझ में आया बात? ठीक,
या तो एक और तरीका है, आप इन विकल्पों को क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से भाई 65 का भाग देंगे, 65 कम 65 तो 5 तो बचेगा ही, लेकिन 65 का इसमें भागा देंगे तो कितना आएगा, 65 दूनी 130, 65 दूनी 130, यदि इस 65 का 125 में भागा देते हैं तो 130 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 130 ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब शेषफल हमारा 8 नहीं बच रहा है। इसका मतलब यदि हम 13 का भागा दे लेते हैं ऐसा ही बिना ऐसे अब निकाले, तो 13 का भागा देते हैं तो 13 5 65, तो शेषफल बच गया 5। अब फिर से 13 का भागा दे देते हैं 125 में, तो बच गया शेषफल 8। ठीक है, तो यहां से भी डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, टाइम बचाने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, बहुत ही ये मस्त एकदम बेटर क्वेश्चन है, बढ़िया वाला एकदम, जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक है ए और बी को, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी को ए बराबर एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर और बी को एक्स इंटू वाई क्यूब, एक्स इंटू वाई क्यूब या एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां एक्स और वाई अभाज्य संख्या है। क्या है अभाज्य संख्या, मतलब जानते हैं? नहीं जानते। बात किए थे हम लोग अभी जो चैप्टर 1 था हम लोग का मैथ का चैप्टर 1 संख्या पद्धति, तो उसमें अभाज्य संख्या की बात किए थे कि भाई x और y अभाज्य संख्या है, इसलिए है क्योंकि ये स्वयं से ही कटेंगी और एक से कटेंगी। जैसे बात किए थे 3, बताइए 3 अभाज्य संख्या है कि नहीं? अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये केवल एक से और अपने आप से ही कटेगी, और 5 और 7 11 इस ये सब संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसी प्रकार से बोल रहा है कि x और y क्या है भाई? अभाज्य संख्या है, केवल ये एक से और क्या स्वयं से ही कटेंगे। ठीक है, तो अब देखिए बोला क्या है कि HCF, तो HCF ए और बी का निकालना है, ए और बी का निकालना है। बहुत आसान बात है भाई, जब संख्या ए और बी जब है तो इनका भाई दिया गया है, फैक्टर दिया गया है। देखिए ध्यान से, इनका फैक्टर दिया गया है, ए का दिया गया है फैक्टर एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और बी क्या दिया है, देखिए ध्यान से, बी वाला दिया है एक्स वाई क्यूब, इसे क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू, इसी के पास लिख लीजिए एक्स इंटू वाई इंटू वाई, 3 है। ठीक, अब जब हम लोग HCF निकालते थे, मौसा निकालते थे, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब ये चीज हम लोग निकालते थे तो क्या करते थे भाई? जब दो संख्याओं का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, और बोला भी है कि अब एक्स और वाई क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका मतलब ए का ये सब क्या है? अभाज्य गुणनखंड है, बी का भी ये सब क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। तो जब HCF निकालते थे तो दोनों संख्याओं में जो कॉमन रहता था उसी को हम लोग बोलते थे HCF। तो देख लीजिए इसमें से कौन कौन कॉमन है भाई? x कॉमन है, और यहां से देखिए y कॉमन है, 2y कॉमन है। ठीक, तो यहां से a और b का क्या निकल गया HCF? बताइए जल्दी से, x और y स्क्वायर। क्या गया? x y स्क्वायर, x इंटू वाई स्क्वायर। a और b का क्या निकल गया HCF? x इंटू वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से एकदम सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? बस यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q को p बराबर ab स्क्वायर और q बराबर a क्यूब b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो a और b सब अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम p और q का एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब जो कॉमन होगा एक को लिखेंगे और सब आपस में क्या कर देंगे? गुणा। इसे आप इसे हल करके कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, कौन सा इसमें सही होगा? तो ये बात कर लेते हैं, इसका कौन सा सही होगा? तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अभी निकाले थे हम लोग एक्स वाई स्क्वायर। क्या निकाले थे? एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन आप स्वयं से कीजिएगा और इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा कमेंट कीजिएगा, इंतजार करेंगे हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। कैसा है? देखिए क्या बोला, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का यदि गुणनफल होता है, यदि गुणा होता है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का यदि गुणा होता है तो उनका गुणनफल कैसा होता है? कैसा होता है? यदि आपस में इन दोनों संख्याओं का यदि गुणा करते हैं तो वो संख्या या तो हमेशा सदैव अपरिमेय संख्या होगी या सदैव
परमेय संख्या होगी या परमेय या अपरमेय संख्या या एक, बताइए कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। देख लीजिए हम बात कर लेते हैं। एक क्या बोला है कि शून्येतर का मतलब होता है ऐसी परमेय संख्या जो शून्य ना हो, ठीक है, मतलब शून्येतर का मतलब शून्य को छोड़कर, ठीक है, यानी कि ऐसी परिमेय संख्या जिसे हम p बटे क्यू में लिख सकते हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p और q क्या है, सभाज्य पूर्णांक, ठीक है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते थे परिमेय संख्या बोलते थे। और अपरिमेय का मतलब जिसे हम p बटे क्यू में लिख नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं परिमेय संख्या का मतलब जैसे 5 भी होता है, ये 5 क्या है, परिमेय संख्या है। और अपरिमेय क्या होता है बताइए, अपरिमेय का मतलब जैसे रूट में, जैसे इसे हम p बटे क्यू में नहीं लिख सकते। बताइए इन दोनों का यदि आपस में क्या करें, गुणा करें तो इनका गुणनफल हमेशा क्या आएगा, देखिए यदि इसका आपस में गुणा करें तो 5√2 ही आएगा। इसका मतलब देखिए अब जब कोई अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के साथ यदि गुणा हो जाता है तो इसे भी अपनी कैटेगरी में ही शामिल कर लेता है। कहता है तुम भी अब पूरे के पूरे कहलाओगे अपरिमेय संख्या, क्या कहलाओगे, अपरिमेय संख्या ही कहलाओगे। इसका मतलब निष्कर्ष यही निकला कि परिमेय संख्या का और एक अपरिमेय संख्या के यदि गुणा होता है तो हमेशा सदैव अपरिमेय संख्या ही आता है। क्या आता है, सदैव अपरिमेय संख्या ही आता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है, ठीक है। तो इतना हुआ तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 से पहले एक स्टेटमेंट हम आपको सुनाना चाहते हैं और आप कमेंट कीजिएगा ये स्टेटमेंट किसका है, ये कथन किसका है। तो कथन यह है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, क्या, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है, ठीक है, फिर से सुना है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया उसने दहाड़ा है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि 1 से 10 तक की संख्याओं, 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं, इसे आपको कोई डाउट नहीं रखना है, दोनों सम्मिलित का मतलब इसे यहां से नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बोला है कि 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम संख्या है। जब न्यूनतम चाहे कम से कम, ठीक है, जब न्यूनतम बोले चाहे कम से कम बोले तो वहां पर हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। तो क्या निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य यानी लसा निकालते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक बोला है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एक और तरीका बताएंगे, एकदम बेटर तरीका, ठीक है। तो 1 से 10 तक का 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो जब निकालेंगे यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर एक, तो यहाँ 2 एकम 2 और 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 5 2 3 6, 7 2 चौके 8, 9 भी नहीं कटेगा, 2 5 10, फिर से 2 से काट लेते हैं, एक नहीं कटे, एक तो भाई आप उसे काटने की आवश्यकता ही नहीं, 2 एकम 2 5 3 7 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर 9 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, फिर अब 2 यहाँ से, अब 2 ये 1 आ गया, ठीक। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से बचेगा 1 1 1 3 1 5 3 7, यहाँ पर 9, ठीक है, यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 3 ले लेते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 कम 3 3 कम 3 3 3 9, एक बार और जब 3 ले लेंगे तो ये भी 3 गायब हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा नहीं कटा, ये अब 5 नहीं कटा, 7 नहीं कटा, और बस अब यदि एक बार हम 5 ले लें, एक बार और 7 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। जब पूरा का पूरा कट जाएगा तो अब हम आपस में क्या कर लेते हैं, इन सबका गुणा कर लेते हैं। जब गुणा कर लेते हैं तो वही हमारा एलसीएम आ जाता है। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया, 8 तरीके 24, अब 24 का गुणा डायरेक्ट 5 में कर लेते हैं, तो 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, अब 120 का गुणा 3 में कर लेते हैं। आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, सबका आपस में गुणा कर रहे हैं जी। तो 120 का गुणा 3 में कर लेते हैं तो 12 3 1 36, 360 आ गया। अब 360 का गुणा 7 में कर लेते हैं, 360 का गुणा 7 में कर लेते हैं तो आ जाएगा 7 सुनाई 9, 7 6 का 42, 7 6 का 42 के 2 हासिल लगा 4, 7 तरीके 21, 21 4 25, एलसीएम कितना आया, 2520 आ गया। एलसीएम लसा कितना आ गया, 2520। इसका मतलब हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी वाला क्या ऐसा ही है। और एक और हम बताने वाला था आपको, ठीक,
कि मतलब ऑप्शन देखकर आपको ऐसे बताएंगे आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए क्या क्वेश्चन क्या है कि 1 से 10 तक की यानी जितनी भी संख्याएं हैं इनमें से ऐसी कौन सी संख्या को सभी संख्याएं क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकती है, न्यूनतम संख्या, छोटी संख्या, ठीक है। तो बोल रहा है कि अब देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए ये संख्या जो पहला वाला ऑप्शन है ये संख्या जो है 10 है और ये 2 और 5 के अलावा ही और किसी संख्याओं से नहीं कटेगा, केवल 2 और 5 से कटेगा। लेकिन 1 से 10 तक के बीच में संख्या कौन कौन सी भी आती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आती है। इसका मतलब 2 और 5 से नहीं बोला, सबसे कटनी चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं होगा क्योंकि ये केवल 2 और 5 और मतलब ये 3 से तो ऐसे ही नहीं कटेगा, देखने पर ही पता चल रहा है। तो ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए ये तो इसके लास्ट में 4 है और 5 से कटने वाली संख्या और 2 से कटने, ये 2 से कट जाएगा लेकिन 5 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है जब ये 5 से भी नहीं कटेगा तो भाई हमें चाहिए 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से कटना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही नहीं है। जब सही नहीं है तो लास्ट वाला कौन सा ऑप्शन बचा, एकदम बिना आंख मुझे तुम आराम से, ठीक। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम आपको इसका एकदम ट्रिक बताएंगे, ठीक, बहुत ही बेहतरीन। देखिए बोला है कि परिमेय संख्या है, क्या है भाई, ये क्या है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। यानी कि ये जो परिमेय संख्या है, ये जो परिमेय संख्या इसका दशमलव प्रसार यदि हम लोग करेंगे तो दशमलव कितने अंक पर लगेगा ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, जैसे अभी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन स्पष्ट समझिएगा, ठीक है। बोला है कि यदि हम जैसे भाग देते हैं 5 में 2 का भाग देते हैं, 5 में 2 का भाग देते हैं तो यहाँ पे यदि हम 5 में यदि भाग देते हैं तो 2 दूनी 4.5, तो यहाँ पर दशमलव कितने स्थानों पर लगा, तो दशमलव पीछे से गिनते हैं 1, यानी 1 स्थान पर लगा दशमलव। अब यही क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि बताइए यदि 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार यदि करते हैं तो इनमें से किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। देखिए एक तरीका हम बता देते हैं आपको, यदि कोई भी आपको परिमेय संख्या मिले, परिमेय संख्या मिले, वो जो होती परिमेय संख्या आप जानते हैं P बटे Q ग्रुप में ही होती है, P बटे Q ग्रुप में होती है और P और Q क्या है, सभाज्य पूर्णांक संख्या है, सभाज्य पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। अब शांत दशमलव प्रसार कब होगा, शांत दशमलव प्रसार तब होगा जब नीचे वाले का यानी हर का यदि अभाज्य गुणनखंड निकालें, यानी इसका यदि गुणनखंड करें, यदि ये 2 के पावर में m गुणे 5 के पावर में n, ये m और n से कंफ्यूजन नहीं होना है, m की जगह कोई संख्या हो सकती है, प्राकृतिक संख्या या 0 भी हो सकता है, ठीक है, यानी पूर्ण संख्या से लेकर, ठीक है, बात समझ में, m का मान 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 मतलब यहां से, ठीक है। तो इसका जो होना चाहिए, इसका गुणनखंड इस रूप का होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि जो शांत दशमलव प्रसार होगा उसका दशमलव स्थान कौन से अंक पर होगा, ठीक है। तो एकदम आपको उस पॉइंट को याद रखना जो मैं बता रहा हूं, उन पॉइंटों को लिखते चलिएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि P और Q सभाज्य संख्या होनी चाहिए, सभाज्य पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन ये है, ठीक। अब दूसरा ये है कि Q का जो गुणनखंड है 2 के पावर में n गुणे 5 के पावर में n का होना चाहिए। इसके अलावा या तो इसमें से चाहे 2 ना हो चाहे 5 ना हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके अलावा कोई भी और संख्या इसमें नहीं आनी चाहिए, तभी वो हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि दशमलव स्थान कितने मतलब अंक बाद लगेगा। तो अब देख लीजिए ध्यान से, यदि वो शांत दशमलव प्रसार है, कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है, यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या कैसा होना चाहिए, परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए, शांत दशमलव प्रसार, ठीक। शांत दशमलव प्रसार जब रहता है तो यहां पर यदि हम बात कर लेते हैं, यदि 2 के पावर में n गुणे 5 के पावर में n है। अब देखिए इसमें से यदि n का वैल्यू यदि n का मान n से बड़ा है, n का मान n से बड़ा है तो ये दशमलव
m स्थान बाद लगेगा, m स्थान बाद लगेगा। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं हम लोग। 14,587 है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ऊपर 7 है नीचे 0 है, इसका मतलब ये अब संख्या 2 और 5 से नहीं कटने वाली है ऊपर वाली संख्या, इसका मतलब ये क्या हो गई, और नीचे वाली भी संख्या 3 और इससे नहीं कटने वाली, इसका मतलब ऊपर वाली नीचे वाली संख्या अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या हो गई। जब अभाज्य संख्या होगी तो नीचे वाले का हम लोग क्या निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंड। तो 1250 के यदि हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, इसमें एकदम ऐसे निकाल देते हैं, 125 गुणे 10 होगा, और 125 का क्या हो जाता है 5 की घात में 3 है, और यहाँ पर हो जाता है 5 गुणे 2। अब एक यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 तो 5 है, तो 5 की घात में 4 गुणे 2। इसका मतलब जो यहाँ पर में संख्या होगा इसे हम लिख सकते हैं 14,587 बटे 5 की घात 4 गुणे 2। अब देखिए, अब आपको यहीं पे बताया है कि ये जो नीचे वाला होना चाहिए इसके मतलब इसके रूप का होना चाहिए, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको। और यहाँ पे बोले हैं कि जिसका पावर अधिक होगा, 5 का पावर यदि अधिक होता है, जिसका घात अधिक होगा, उतने दशमलव अंक यानी उतने दशमलव स्थान बाद दशमलव लगेगा, उतने स्थान बाद दशमलव लगेगा। यानी यहाँ पर 5 का घात कितना है 4 है, तो इसका मतलब इसका जो दशमलव स्थान होगा 4 अंक बाद होगा। क्या होगा, पीछे से 4 अंक बाद, 1 अंक 2 अंक 3 अंक और 4 अंक, यहाँ पर कुछ यहाँ पर संख्या हो सकता है 0 नहीं, ठीक है। तो 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, समझ में आया ये बात, ठीक है। नहीं समझ में आया तो देख लीजिए एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। यदि हम बात कर लेते हैं 13 की, और नीचे क्या है 2 की पावर में है 1, ठीक है, 2 की पावर में 1 है, यानी नीचे 2 है और 2 की पावर में 1 हो गई। इसका मतलब इसमें जो 13 में यदि 2 का भागा दें तो इसका दशमलव स्थान 1 अंक बाद होगा, इसका दशमलव स्थान 1 अंक बाद होगा। तो देख लीजिए 2 6 12.5 यानी 1 अंक बाद हुआ। अब देख लेते हैं कुछ और, यदि इसमें 2 की पावर में 2 यानी 2 की पावर में 2, इसका मतलब अब इसका दशमलव कहां होना चाहिए, 2 अंक बाद होना चाहिए, 2 अंक बाद होना चाहिए। तो 13 बटे के 4, अब भाग दे लेते हैं इसमें, तो 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12 के बाद यहाँ पर बचेगा कितना 1, और 1 में जब आप दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 4 पंजे 20। अब देखिए यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 2 के घात में 2 था तो दशमलव कितने अंक बाद लगा, 2 लगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा होगा बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन 8 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। यदि डीप में देखना चाहते हैं तो आप चैप्टर 1 का जो हम लोग जब अध्याय मतलब पढ़ रहे हैं तो वहां पर जाकर आप डीप में समझ सकते हैं वहां से, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का, हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पढ़िए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है संख्या n स्क्वायर माइनस 1, संख्या n स्क्वायर माइनस 1। अब बोला है 8 से विभाज्य होती है, 8 से विभाज्य होती है। तो बोला है कि यदि n है 1, मतलब n क्या होना चाहिए कि ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाए, 8 उसे क्या करे पूरी तरीके से काट दे, ठीक है। तो इसका मतलब यदि हम यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से समझिएगा, यदि हम n के जगह पर यदि 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और यह आएगा 0, आ जाएगा 0। इसका मतलब 1 यहाँ पर हमें नहीं रखना है। अब देख लेते हैं यहाँ पर रखते हैं 2, अब 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1, 2 का स्क्वायर फिर माइनस है, 2 दूनी 4 माइनस है, यानी यहाँ बच गया 3। अब 3 भी 8 से नहीं कटेगा, इसका मतलब हमें 2 भी नहीं रखना है। अब ध्यान से समझिए, अब 3 रख लेते हैं, 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 3 3 का 9 माइनस 1 बराबर 8। यहाँ पर तो 8 तो क्या हो जाए कट जा रहा है, तो इसका मतलब अब यहाँ पर 3 से अब कुछ लॉजिक लगाएंगे। 4 रख लेते हैं, 4 चौकी 16 माइनस 1, 16 में से 1 गया आएगा तो 15 बचेगा, 15 जो कि 8 से नहीं कटेगा। 5 रख लेते हैं, 5 पंजे 25, 25 में से 1 गया तो बचा 24, 24 8 के 24 यानी कि 24 8 से कट जा रहा है। इसका मतलब हम यहाँ से कुछ सोच सकते हैं कि हम विषम संख्या बार बार रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, विषम संख्या रख रहे हैं। तो अब इसका मतलब अभी देख लेते हैं ऑप्शन में भी विषम संख्या, और भी यदि हम रखकर चेक करना चाहते हैं, 5 भी रख लिए, 6 भी, तो 6 तो विषम संख्या आई है, 7 देख लीजिए, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 7 49 माइनस 1 क्या बचेगा 48। अब 48 बताइए 8 से कटेगा नहीं कटेगा, 8 से 48, 8 से कट जाएगा। और 11 भी रख लीजिए, 11 भी क्या है हमारा विषम संख्या, 9 भी क्या है विषम संख्या, 9 भी रख लीजिए, 9 9 81,
यानी 9 स्क्वायर यहाँ पर n का मान 9 रखेंगे, 9 9 81 और माइनस 1 80 हो गया, 80 कर देंगे आधा में 80। इसी प्रकार से इसका मतलब हमें दिख रहा है कि हम यहाँ पर विषम संख्या रख रहे हैं n का, यानी n का वैल्यू या n का मान विषम संख्या रख रहे हैं तो वो संख्या 8 से कट जा रही है। इसका मतलब हमें ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाना पड़ेगा, क्या हमारा सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एकदम सेम चीज है एकदम पहले की तरह। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है किसी पूर्णांक q के लिए, किसके लिए, अब वहां पर n था, यहाँ पर बोला है q, उसमें कोई आपको घबराने की बात है। किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है, यानी कि कोई भी, जैसे कोई भी पूर्णांक q ले लें तो इसे हम विषम पूर्णांक में बदलना चाहें तो इसका रूप कैसा होगा, कैसा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे। ठीक है, और आपका मैं देखूंगा अगले लेक्चर में, जब सेकंड चैप्टर का हम लोग वहां पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले देखेंगे तब। ठीक है, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और इसी तरीके से मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। ठीक है, और हम आशा करते हैं कि आप जो बोर्ड में अच्छा करेंगे। ठीक है।